स्टार्ट। ओके अच्छा बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 3 सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हम फर्स्ट चैप्टर का मेथोडोलॉजी सेक्शन लिखते हैं जिसके अंदर आ जाता है रिसर्च डिज़ाइन, पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग टेक्निक, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और रिसर्च एथिक्स। फर्स्ट चैप्टर में लिखे थे छोटे छोटे, वही यहाँ पर आएंगे थोड़े डिटेल में। और जब हम ये डिटेल में दे देंगे तो हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली होता क्या, फर्स्ट चैप्टर में हम बताते हैं कि हम ये करेंगे, यानी जैसे हम घर का नक्शा बना लेते हैं और हम बताते हैं कि इस जगह बेडरूम होगा, इस जगह विंडो होगी, इस जगह कबर्ड होगी, है सब। अब हमने उस नक्शे पर काम शुरू कर दिया, आप समझे कि हमने उसकी सही मानों में बुनियादें डाल दी हैं, ठीक है। तो अब जब बुनियादें डालेंगे तो एक्चुअल एस्टिमेशंस आएंगी। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर जो है ये हमारी एक्चुअल पिक्चर पोर्ट्रे करेगा। हम डाटा कलेक्ट कर चुके हैं, हमें पता है हमारा सैंपल कितना था, ठीक है, हमने कितने लोगों से अच्छा इंटरव्यू गाइड कैसी बनाई, कितने क्वेश्चंस थे, अब हमें सब पता है। पहले हम बात कर रहे थे फ्यूचर की, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, अब वो सब कुछ हो चुका है, इट्स डन। जब वो हो जाता है तो हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे दिस चैप्टर हैज़ all the details of research methodology, the purpose of this study। अब यहाँ पे सारा कुछ वॉज में आएगा क्योंकि सब कुछ हो चुका है। और चैप्टर 1 का भी सारा कुछ अब इसके बाद वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ है ना विल बी डन, विल बी कलेक्टेड, वहाँ पर आ जाएगा वॉज डन, वॉज कलेक्टेड। आ रही है बात समझ? यस मैम। आपका मेथोडोलॉजी सेक्शन सारा फ्यूचर से पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जब हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स में हमने लिखा था दीज विल बी द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टडी, तो हम लिखेंगे दीज वर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स नहीं हिलेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस नहीं हिलेंगे, उनके ऊपर वाली स्टेटमेंट हिल जाएगी, फॉरवर्ड पास्ट में चल जाएगी। आ रही है बात समझ? अच्छा, फिर हम इसके अंदर बताएंगे इन दिस चैप्टर वील हैव प्रोवाइडेड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, particularly the purpose of the study, the method used to conduct the study, the logic behind using that method, the population of that study, the sample and the sampling technique used for this research, moreover the data collection technique, the instrument guide which was the instrument guide, all the important factors included in the instrument guide, data collection and data analysis technique. In addition, the research ethics which the researcher kept in mind while collecting the data were completely defined या explained, ठीक। इस तरह हमारा फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि लेट्स से हमारा जो स्टडी है वो शाइनर्स पे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे द रिसर्चर कंडक्टेड द स्टडी ऑन शाइनस एक्सपीरियंस बाय स्टूडेंट्स इन क्लास पार्टिसिपेशन एट हायर एजुकेशन लेवल, पर्टिकुलरली लेट्स से अगर आपने किस लेवल पे की थी मुझे याद नहीं है, पर्टिकुलरली इन B.Ed सेकेंडरी या पर्टिकुलरली एट ऑनर्स लेवल, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, कर दिया। फिर हम ये बताएंगे कि इससे शाइनस से बच्चे की जो है अर्लियर स्टडीज़ हैं उन्होंने बताया है कि बच्चे की जो कम पार्टिसिपेट जब करता है तो उसकी लर्निंग इफेक्ट होती है, होता है ऐसे। जिस तरह से आप लोग बिहेवियर का है तो आप बताएंगे कि जो बिहेवियर चैलेंजेस हैं वो क्लासरूम को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी कॉज करते हैं। आ रही है बात समझ? या जिनका करियर काउंसलिंग है वो ये बता सकते हैं कि जो करियर काउंसलिंग है उसकी एब्सेंस की वजह से बच्चे इमोशनली और साइकोलॉजिकली सफ़र करते हैं। आ रही बात समझ? फिर उसके बाद हम बताएंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर जो भी पर्टिकुलर चैलेंज है, यानी करियर काउंसलिंग रिलेटेड चैलेंजेस, द रिसर्चर यूज्ड बेसिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। हो गया? अच्छा, बेसिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की हमने एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन क्रेसवेल या किसी अच्छे ऑथर की पढ़ लेनी है, मरियम टेस्टेल, अच्छे ऑथर्स जो क्वालिटेटिव रिसर्च को बहुत अच्छा डिफाइन करते हैं, ठीक। हमने वो लिख दी।
अपने वर्ड्स में लिखनी है कॉपी पेस्ट, नहीं माना। लेट्स अज्यूम अगर हमने पढ़ा है 2-3 ऑथर्स को तो हमें समझ आया है बेसिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इज अ वे टू गिव मीनिंग टू एक्सपीरियंसेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स in order to explain how they felt while experiencing a particular problem, like in the case of the researcher career counseling. ठीक है, आ रही बात समझ? एंड में हम क्या दे देंगे, रेफरेंस दे देंगे। अच्छा, अब आप कोशिश करेंगे हम 2 से 3 अच्छे ऑथर्स की डेफिनेशन दे इस पे, ताकि क्लियरली ये डिफाइन हम कर पाएँ कि हमारी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो हमने सही यूज़ करी है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अगली चीज़ पे। ये हमने पैराग्राफ लिख लिया, इसके बाद हम आ जाएंगे हमारा उसके बाद क्या नंबर था, पॉपुलेशन। हम में से हर किसी की पॉपुलेशन अलग थी, ऐसे ही है। किसी की सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स थे, किसी के प्रोस्पेक्टिव टीचर्स थे, किसी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, बीएड वाले पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक, तो हम ये बताएंगे द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टडी वाज कंप्राइज्ड ऑन all the prospective teachers getting training in teacher education program in all the public universities of let's say Punjab। आपने जो भी फर्स्ट चैप्टर में लिखा था आपने वो यहाँ पर लिखना है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल लिख देना। फिर आपके साथ ये बताना है कि लेट्स से पंजाब के अंदर कितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएड सेकेंडरी करा रही हैं, और आपने उनमें से कितनी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, आपने यहाँ पर बता दिया कितनी यूनिवर्सिटीज करा रही थी। फिर आ जाएंगे हम सैंपल पे। द सैंपल ऑफ दिस स्टडी वाज कंप्राइज्ड ऑन 15 पार्टिसिपेंट्स थे, 20 ओके 20 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, हु वर स्टडीइंग। मैम 15 कर ले। नो मैम, जिसके 15 हो 15 कर ले, जिसके 20 है उसके 20 कर ले। मैं बताती हूँ। अच्छा, ये आफ्टर वीडियो पे ओके, वो 20 participants, ठीक है, who were studying at postgraduate level in a public university of Lahore। हो गया? Yes. For this purpose, the researcher used purposive sampling technique. Purposive sampling technique is a technique in which the researcher collects data from the participants who have directly experienced that phenomena। ठीक, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमने पर्पसिव सैम्पलिंग को भी अच्छे से 2-3 ऑथर से एक्सप्लेन कर देना। ओके, कि पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है। ओके मैम, आ रही बात समझ? जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे सैम्पलिंग भी हो गई, सैम्पलिंग टेक्निक हो गई, इसके बाद हम आगे हमारा डाटा कलेक्शन। ठीक, तो हम लिखेंगे इसको डिटेल में इस तरह से कि इन दिस स्टडी वॉज ऐसे कर देंगे, द रिसर्चर कंडक्टेड दिस स्टडी थ्रू basic qualitative research design. In this case, the researcher had to conduct the interviews with the participants who were experiencing that phenomena. फिर हम ये करेंगे, the researcher visited the universities to collect the researcher visited the universities and took permission from university authorities। अगर आपने स्टूडेंट से लिए, स्कूल स्टूडेंट से, तो आप कहेंगे हमने स्कूल प्रिंसिपल से परमिशन लिया, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद बताएंगे, मोर ओवर द रिसर्चर एक्सप्लेन्ड द पर्पस ऑफ द स्टडी टू द पार्टिसिपेंट्स एंड टुक कंसेंट फ्रॉम देम। कंसेंट का मतलब होता है इजाजत ली, ठीक है, उनकी इजाजत के बगैर नहीं उनकी सारी बातें रिकॉर्ड की, ऐसे ही है, ठीक है। एंड एक्सप्लेन पर्पस ऑफ द स्टडी, ठीक। द रिसर्चर मेड श्योर दैट द पार्टिसिपेंट्स वर कंफर्टेबल, ठीक है, and each and every question was well explained to them, ठीक है, in order to get their proper responses। आ रही है बात समझ? ओके, फिर इसके बाद आगे हम इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्चर के लिए क्वेश्चन और होगा, आपके लिए क्या है, इंटरव्यू गाइड है, मिक्स के लिए क्या होगा, क्वेश्चन प्लस इंटरव्यू गाइड हो सकता है, चेकलिस्ट हो सकती है, या और भी कोई ऑब्जर्वेशन, कोई और टेक्निक हो सकती है, ठीक। तो अब हम आपको ये बताएंगे, द रिसर्चर हरसेल्फ डेवलप द इंटरव्यू गाइड इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द करियर काउंसलिंग रिलेटेड चैलेंजेस फेस्ड बाय पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। द रिसर्चर फर्स्ट स्टडीड द लिटरेचर रिव्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस विच स्टूडेंट्स फेस अराउंड द वर्ल्ड रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग। हो गई बात?
द रिसर्चर डेवलप्ड, कितने क्वेश्चंस थे? 15? जी 15 थे मेरे। हर किसी के मुख्तलिफ है ना, आप उस जी। हिसाब से लिखोगे। द रिसर्चर डेवलप्ड 15 क्वेश्चंस in order to explore career counseling related challenges. मैं assume करके कह रही हूँ. First 5 questions were related to career counseling related awareness amongst the students. The next 5 questions were related to the career counseling facilities that the students have received throughout their academic life. The last 5 questions were related to the suggestions, improvements and recommendations made by the students in order to provide career counseling facilities to future students. आ रही बात समझ? यानी हमारे इंटरव्यू गाइड में हमने जिन जिन चीज़ों से रिलेटेड सवाल पूछे हैं हम उनको अलग अलग सेक्शन बना देंगे एक एक लाइन में, ठीक। और हम बताएंगे कि कितने सवाल उससे रिलेटेड पूछे। जैसे स्टूडेंट बिहेवियरल चैलेंजेस है, वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जो स्टूडेंट बिहेवियरल चैलेंजेस है तो हम उसमें बताएंगे कि हमारे पहले कितने सवाल जो थे वो जनरली बिहेवियर से रिलेटेड थे, फिर कितने सवाल जो थे वो टीचर से पूछा गया है कि हमने स्टूडेंट कौन से बिहेवियर रिलेटेड चैलेंजेस फेस करते हैं, फिर कितने सवाल हैं जिनमें हमने ये टीचर से पूछा है कि बिहेवियर रिलेटेड चैलेंजेस को मैनेज करना कितना मुश्किल है, फिर कितने सवाल हैं जिसमें हमने ये पूछा है कि बिहेवियर रिलेटेड चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए और स्कूल की अथॉरिटीज़ कैसे हेल्प कर सकती हैं। आ रही बात समझिए? तो हर जो स्टडी होगी उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्वेश्चंस हो जाएंगे। जिस तरह से कुछ एक आप लोग में से एक ग्रुप का है क्लासरूम मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, ऐसे ही तो इसके अंदर आप ये बताएंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड यानी क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कितने सवाल थे, क्लासरूम मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस से रिलेटेड कितने सवाल थे और उसमें से किन किन चीज़ों से रिलेटेड सवाल थे। यानी लेट्स से अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल पूछा तो आप ये कहेंगे 5 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट रिलेटेड challenges, particularly regarding administrational support, student behavioral challenges, physical facilities related challenges and the challenges which teachers have created for themselves. आ रही बात समझ? यानी जिन जिन challenges से related किया उन challenges को भी हम उसमें ले आएंगे। आपके अगर स्टूडेंट बिहेवियरल चैलेंजेस हैं तो आपने जिन जिन चैलेंजेस का नाम खुद इंटरव्यू गाइड में लिखा हुआ है वो आप क्वेश्चंस में मेंशन करेंगे इंटरव्यू उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में। आ रही बात समझ? ठीक है। और फिर आप एंड में लिख देंगे द इंटरव्यू गाइड वॉज फर्स्ट पायलट टेस्टेड ऑन 2-3 स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने पहले 1-2 लोगों से जब डाटा लिया था तो हमने सीखा भी तो था ना। हमें इंटरव्यू लेने से पहले नहीं पता था कि इंटरव्यू सही तरीके से कंडक्ट कैसे करते हैं, हमारे क्वेश्चंस आया कि सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ओके, अब आगे हम इंटरव्यू गाइड के बाद अब हमारे पास क्या है, डाटा एनालिसिस। हमने इंटरव्यू कर लिए, अब उन इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग को सुन के हमने क्या किया, लिखा, जो भी आप सबने करना है, ऐसे ही है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इंटरव्यू एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, उसका नाम लिखेंगे द रिसर्चर कंडक्टेड सेमी स्ट्रक्चर इन डेप्थ इंटरव्यूज विद द पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर जो भी आपका टॉपिक है। ठीक, फिर आएगा द रिसर्चर लिसन द इंटरव्यूज रिकॉर्डिंग, ठीक, ट्रांसक्राइब द इंटरव्यूज इन टेक्स्ट फॉर्म एंड देन both and then listen the interview recording and read the text in order to highlight the important responses। ठीक है, important responses वो जिस पे ज़्यादा लोगों ने एग्री किया या जिसको किसी एक बंदे ने यूनिक कहा है। ठीक है, the researcher then collected the same responses at one place। ठीक, मैं आपसे एक फाइल बनवाऊंगी जिसके अंदर आप सारे पार्टिसिपेंट्स के टेबल के अंदर रिस्पॉन्सेज देंगे। ठीक, फिर हम ये देखेंगे कितने पार्टिसिपेंट्स ने एक बात की है। फिर वो जब एक बात को हम एक जगह कर देंगे तो हमारी थीम एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। पहले हम ये जो कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, सारे रिस्पॉन्सेज को कर रहे हैं, वो ओपन कोडिंग होगी है। ठीक है, जब हमने उन्हीं रिस्पॉन्सेज के कीवर्ड्स इकट्ठे किए, यानी आपने एक बच्चे ने 6 लाइनों की बात की है, जब हमने उस 6 लाइनों में से मेन पॉइंट निकाले, जैसे करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी नहीं थी, ठीक, तो अब आप लिखोगे करियर काउंसलिंग फैसिलिटी वॉज नॉट अवेलेबल। वो हमने पूरी बात में से एक एक्सट्रैक्ट कर ली है जो असल में वो बच्चा कहना चाहा। ठीक है, अक्सर बहुत लंबी कहानी सुनाते हैं, रेलिवेंट बात एक होती है, तो हमने रेलिवेंट बात जब निकाल ली है। ठीक है, फिर हमने ये देखना है कितने लोगों ने बात की है, हो गया। फिर आपने कहना द सेम रिस्पॉन्सेज वर कलेक्टेड एट अ प्लेस एंड एक्सट्रैक्टेड 3 themes। The themes were further explained in the 4th chapter in order along with
द एविडेंस क्या है, उस शख्स की कही हुई बात को हमने एज इट इज़, जो चौथे चैप्टर में जब हमने एक्सप्लेन करना है तो उसके नीचे करना है एज वन ऑफ द रिस्पोंडेंट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एलेबोरेटेड, स्टेटेड, रिपोर्टेड, इनमें से कोई टर्म यूज़ करनी है, ठीक। और उसके नीचे हमने उस बंदे की वो बात उठा के पेस्ट कर देनी है और साथ लिख देना है पार्टिसिपेंट नंबर, जो भी उसका पार्टिसिपेंट है, ओके ठीक है। क्योंकि हमने हर पार्टिसिपेंट को एक नंबर दिया ना, हमने इंटरव्यू गाइड जब सेव की होगी तभी ये किया होगा, इंटरव्यू 1 2 3 4 5, ताकि हमें याद रहे, ऐसे ही। तो हम लिख देंगे पार्टिसिपेंट नंबर या स्टूडेंट नंबर, ठीक। तो उससे हमारा ये पता चल जाएगा ये हम जो बात कर रहे हैं ये किस शख्स ने की है, उस डाटा में से किस नंबर के बंदे ने की है, ठीक है। यहाँ पर हम यूजुअली नाम नहीं लिखते, या अगर कभी नाम लिखें भी तो लोगों के ओरिजिनल नाम नहीं लिखते, सूडोनेम्स लिखते हैं। सूडोनेम्स क्या होते हैं? ऐसा नाम जो आपका रखा गया हो फॉर द पर्पज़ ऑफ द स्टडी, ताकि लोगों को आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी ना पता चले, ताकि आपको कल को कोई ये ना कह सके कि तुमने ये क्यों कहा था। अरे बात समझ, आप उसकी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, लेट्स से एक टीचर कह रहा है, परमानेंट स्कूल टीचर है, वो कह रहा है मेरा प्रिंसिपल तो स्कूल आता ही नहीं है, ठीक है, मुझे किसी चीज़ पर गाइड ही नहीं करता। अगर उसके प्रिंसिपल को ये पता चल जाए कि मेरे फलानी एम्प्लॉय ने ये कह दिया, तो वो तो उसको बाद में टॉर्चर करेगी, इंसल्ट करेगी। तो उस शख्स को, ताकि वो ऑनेस्टी से रिस्पॉन्ड कर सके, हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो हाइड की जाएगी, ताकि आपको कल को पार्टिसिपेट करने की वजह से कोई नुकसान ना हो। आ रही बात समझ? अच्छा, इस तरह से हमारा डेटा एनालिसिस कंप्लीट हो गया, ठीक। आखिरी पैराग्राफ हमारा किस चीज़ का था? वो है हमारा एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे द रिसर्चर हैड केप्ट इन माइंड द रिसर्च एथिक्स व्हाइल कंडक्टिंग द स्टडी। द रिसर्चर टुक परमिशन बिफोर कंडक्टिंग इंटरव्यूज विद द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। द रिसर्चर इंश्योर्ड द पार्टिसिपेंट्स दैट देयर रिस्पॉन्सेज विल नेवर बी डिस्क्लोज्ड अलॉन्ग विद देयर नेम्स, ताकि उनको कभी नुकसान ना हो। एंड फिर हम करेंगे मोर ओवर द रिसर्चर explained the participant that this data will only be used for this study। हम इसको हर जगह छापते नहीं फिरेंगे, हम सिर्फ इसे स्टडी के लिए इस्तेमाल करेंगे। आ रही बात समझ? अच्छा, एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा सैंपल आया था ना, अगर तो आपने मुख्तलिफ जगहों से डाटा लिया है या आपके जेंडर मुख्तलिफ हैं, तो हम एक टेबल की फॉर्म में वो बना सकते हैं। यानी अगर हमने 2 इंस्टीट्यूशन से डाटा लिया है तो हम लिख देंगे इंस्टीट्यूशन नेम, जेंडर, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ओके मैम, आ रही बात समझ? और नीचे हम उसके वो सारी डिटेल्स दे देंगे टेबल की फॉर्म में, ओके ठीक। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप ये कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि टेबल बना दें, ठीक है। हम लेट्स से आपका है करियर काउंसलिंग, तो हम उसके अंदर बता दें लेट्स से करियर काउंसलिंग अवेयरनेस, करियर काउंसलिंग फैसिलिटीज़, करियर काउंसलिंग रिकमेंडेशंस। और नीचे हम बता दें कि 3 क्वेश्चन इसमें थे, 3 इसमें थे, 3 इसमें थे, और टोटल इतने हो गए, ठीक। बात समझ आ रही है? उससे पैराग्राफ नहीं भी कोई पढ़ेगा तो टेबल पे नजर पड़ते ही उसे पता चल जाएगा कि एक्चुअली पार्टिसिपेंट ने किया क्या हुआ है। ये टेबल आएगा कहाँ पर? ये आएगा इंस्ट्रूमेंट के फौरन बाद, ठीक है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के पैराग्राफ के फौरन बाद आ जाएगा। अगर आप बहुत एग्जैक्ट देना चाहते हैं तो उसका एक और तरीका भी होता है। आप करते हो जी एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन नंबर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। इसके अंदर आप क्या करेंगे? पहला अवेयरनेस ऑफ करियर काउंसलिंग फैसिलिटी, तो अगर आपका लेट्स से क्वेश्चन 1 3 5 ये अवेयरनेस से रिलेटेड है तो आप लिखेंगे 1, 3, 5, ठीक है। आ रही बात समझ? जी। और अगले कॉलम में लिख देंगे टोटल 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अगर फिर आप पूछते हो करियर काउंसलिंग की एब्सेंस की वजह से चैलेंजेस जो फेस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 12, 14 ये आपके उससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे कॉमा देकर नंबर लिखेंगे और टोटल अगले कॉलम में, ठीक ठीक है। इस तरह से होता है कि एक तो हमारा जो थीसिस पढ़ता है उसको बात फौरी समझ आ जाती है। ऐसे ही टेबल से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ना, नंबर के फॉर्म में होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा, हमारी अपनी स्टडी बड़ी डिसेंट वे में लोगों के सामने शो हो रही होती है। तो इस तरह से आपका, क्योंकि बीएड लेवल का थीसिस है, तो आप ये समझो कि आपका मैक्सिमम 4 पेजेस का ये चैप्टर होगा, 4 से मैक्सिमम 5 का। आ रही बात समझ? यस, जब ये हम सारी चीज़ें लिख देंगे, Okay. इसके साथ हमारा ये 3rd चैप्टर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ओके।